हो गया, लेकिन पागल नहीं है। बाहर निकालो हमको, पागल नहीं है। चलो। आपकी बात हमारे पूर्वांचल के साथ के कार्यक्रम में मैं हरीश सिंह आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मिलाने जा रहा हूं आपको फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और लेखक धीरज पंडित से। धीरज पंडित एक फिल्म अभिनेता ही नहीं बल्कि एक समाजसेवी भी हैं। जब सीए लागू हुआ तो लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने मुंबई से दिल्ली तक कड़ाके की ठंड में बाइक से यात्रा किया। साथ ही कोरोना काल में तमाम लोगों की मदद की। अब उत्तर भारत में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धीरज पंडित प्रयत्नशील हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने 8000 किलोमीटर की यात्रा अपने कार द्वारा की और फिल्म उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों से और राजनीति से जुड़े लोगों से मिलकर किस तरह उत्तर भारत में फिल्म उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस बारे में उन्होंने प्रयास किया। तो आइए हम बात करते हैं धीरज पंडित से। धीरज पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे पूर्वांचल में। नमस्कार, मैं धीरज पंडित और फिल्म डायरेक्टर, राइटर और एक्टर, यही एक छोटा सा परिचय है मेरा। धीरज पंडित जी, ये बताएं कि यूनियन बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? जी, यूनियन बनाने का विचार इस लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे सिनेमा कर्मियों को आर्थिक तंगी से जूझते हुए देखा। उन सब के मोबाइल पर उनके अपने यूनियन से मैसेज भी आया कि आप फॉर्म भर दीजिए अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने लज्जावश तो फॉर्म भर के भेजा ही नहीं, वो तकलीफ़ और मुफलिसी में दिन काटते रहे। और कुछ लोगों ने भेजा तो उनको मिला भी नहीं। और कई ऐसे मेरे मित्रगण हैं जो सिनेमा से जुड़े हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने तो आत्महत्या कर ली और कुछ मरणासन स्थिति में पहुंच गए। तो हमारे पास कोई ऐसा यूनियन सशक्त नहीं था जो सचमुच उनकी सहायता के लिए आगे आता। जिनसे जो बन सका एक दूसरे के लिए उन्होंने किया। और कोई एक फ़ोन नंबर नहीं, कोई एक अकाउंट नंबर नहीं कि कोई अगर एक सिनेमा कर्मी तकलीफ़ में है, हॉस्पिटलाइज्ड है, मरणासन स्थिति में है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो कोई एक ऐसा बैंक अकाउंट हो, कोई एक ऐसी संस्था हो जहाँ पर लोग क्राउड फंडिंग द्वारा उसकी मदद कर सकें। ऐसा कुछ था नहीं, और जो था वो धरातल पे कहीं दिखा नहीं। तो यही सोच करके मैंने विचार किया कि अपना एक सशक्त यूनियन बनाया जाए ताकि लोगों को मदद मिल सके। सिनेमा कर्मियों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आप? नहीं, सिनेमा कर्मियों से जो हमारे मित्रगण हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो मुझे जानते हैं, उनसे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और चूँकि वो खुद बड़े फेमस हैं और जब वो जुड़ रहे हैं तो उनके बड़े गुण ग्राहक, उनके फैंस उनके साथ में हैं, तो उनको लग रहा है कि जब हमारे आदरणीय जन, हमारे जिनके हम फ़ैन हैं, वो इनसे जुड़ रहे हैं तो सचमुच इनमें कोई बात होगी। तो फिर ऐसे भी कई लोगों का फ़ोन आ रहा है कि गुरुजी हम जुड़ना चाहते हैं, सर हम जुड़ना चाहते हैं। और तो जिनको नहीं भी जानता हूँ तो उन सारे लोगों को मैं एकत्रित कर रहा हूँ। और मेरा मिशन सिर्फ ये उपकरण ही नहीं, वो सारे सिनेमा कर्मी जो उत्तर भारत से हैं। आप देखिए, अमिताभ बच्चन से लेकर के धीरज पंडित तक, टॉप टू बॉटम, मैं बॉटम में हूँ, सब उत्तर प्रदेश से आते हैं। सेवाएं कहाँ दे रहे हैं? दूसरे किसी राज्य में। उसका रीज़न ये है ना कि हमारे राज्य में फिल्म संबंधित वो सारे उपकरण, वो सारे ऑफिसेज, वो प्री प्रोडक्शन, वो पोस्ट प्रोडक्शन, वो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो मजबूरन हमें मुंबई की ओर रुख करना पड़ता है। और जितना पैसा मैंने अब तक 16 साल में मुंबई में रेंट भरा है, उतने पैसों में तो उत्तर भारत में एक बंगलो खड़ा हो जाता है। और एंड ऑफ द डे हम ये देखते हैं कि हमारे पास सेविंग क्या है। हमने जो कमाया, एक फिल्म मिली, फिल्म से हमें अच्छे खासे पैसे मिल गए। चूँकि अब मैं रेपुटेड एक्टर हूँ, रेपुटेड डायरेक्टर हूँ, तो मैं अब काम का अब मैं चुनाव कर रहा हूँ। पहले काम मेरा चुनाव करता था। एक समय के बाद ये बदलाव, ये परिवर्तन आता है। तो एक काम करने और दूसरे काम करने के बीच में जो अंतराल है, ड्यूरेशन है, कई बार वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का भी हो जाता है। तो वो जो पैसे इस फिल्म से मिले थे और दूसरी फिल्म मिलने वाली है, संभावना है मिलेगी, कब मिलेगी पता नहीं, बातचीत हो रही है, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन है ना, तो इस फिल्म से मिले पैसे सारे खप जाते हैं उस ड्यूरेशन में। और इस फिल्म के बाद मैं स्टार बन जाऊंगा, उस फिल्म के बाद मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, सुपरस्टार डायरेक्टर बन जाऊंगा, सुपरस्टार एक्टर बन जाऊंगा।
इस गफलत में कई बार बहुत सारा समय निकल जाता है, बहुत सारी उम्र निकल जाती है। तो इस कारण से भी बहुत सारी पीड़ाएं हैं। मैं उनको शब्दों में पिरोऊंगा तो शायद मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं। मैं कुछ एक विषयों को लेकर के मैंने अपने कई सारे मित्रों को जो मेरे बेहद करीबी थे उनको आत्मदाह करते हुए देखा है आर्थिक तंगी के कारण। तो ऐसा कौन सा सपना जिसके कारण हमें आत्मदाह करना पड़ जाए। जैसे मैंने 22 साल की उम्र में सपना देख लिया कि भाई किसी ने मुझे बता दिया कि तुम दिखने में स्मार्ट लगते हो यार, तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते। तो 2-4 बार आईने में शक्ल देखी और निकल पड़ा मुंबई। तो जब मुंबई निकल पड़ा तो मेरे पीछे मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरा शहर, मेरे दोस्त, मेरी दादी, उन सबको छोड़ के निकल पड़ा। और एक समय के बाद देखा मैंने कि 16 साल बाद अब ना मेरी दादी रही ना मेरी मम्मी रही, और सपने भी अपेक्षित पूरे नहीं हो पाए। तो अगर वो सारी व्यवस्था हमारे अपने गृह राज्य में होती तो मुझे अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने शहर, अपने आत्मीय जनों को, प्रिय जनों को छोड़कर वहां जाने की जरूरत क्या होती। लेकिन वो व्यवस्था हमारे राज्य में नहीं थी। कहीं ना कहीं हम अक्षम थे। उन सारे फिल्म उद्योग में, उनकी सामग्रियों में, उनके उपकरणों में हम पिछड़ चुके थे और हम डिपेंडेंट हो चुके थे, निर्भर हो चुके थे किसी एक विशेष राज्य के ऊपर। तो वो निर्भरता खत्म होनी चाहिए और अपने राज्य में आत्मनिर्भरता आनी चाहिए, जिससे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है। कैसे एकजुट करेंगे इतने सारे लोगों को? आपने संकल्प लिया है कि उत्तर भारत के कम से कम 10 शहरों को आप मुंबई जी मैंने विचार किया है और निश्चय किया है, प्रण किया है कि उत्तर भारत के कम से कम 11 शहरों को फिल्म उद्योग में मुंबई से आगे लेके जाऊंगा। मुंबई जैसा क्यों बनाऊं? क्यों मैं किसी की प्रतिलिपि बनाने जाऊं? और क्यों कोई पीछे या आगे रहे? अग्रणी रहे, अपने आप में आत्मनिर्भर रहे। तो जैसे लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, उत्तरांचल में देहरादून, बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, झारखंड में रांची और बंगाल में सिल्लीगुड़ी, क्योंकि कोलकाता ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर्स हैं, अपनी एसोसिएशन है इनकी बांग्ला फिल्मों की, तो ये सक्षम है। तो ये कम से कम 11 जो शहर हैं वो फिल्म उद्योग में मुंबई जैसा बने, मुंबई की तरह वो आत्मनिर्भर बने। उनके पास वो उनके सारे उपकरण हो, छोटे छोटे स्टूडियोज हो, वो तमाम सामग्री जो फिल्म में आवश्यक होती हैं वो उनके ही आसपास इर्द गिर्द उनको सहज उपलब्ध हो जाए। वो जिमी जिप उनके शहर में हो, वो जनरेटर हो, वो वैनिटी वैन हो, वो कैमरा हो, वो लाइट के पूरे उपकरण हो, हेलीकैम हो, सब कुछ जो कुछ भी फिल्म संबंधित उपकरण सामग्री है वो सब कुछ उनके शहर में उपलब्ध हो, बस हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये टाइम टेकिंग है, बहुत आसान नहीं है। अब मुंबई भी एक दिन में मुंबई नहीं बन गया। अगर वो बॉलीवुड बना है तो करीब 80 साल देने पड़े हैं मुंबई को। तो एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन शुरुआत करनी थी, कहीं ना कहीं से एक शुरुआत करनी थी। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतने सालों में ये विचार किसी के मन में क्यों नहीं आया। क्या लगता है आपको, क्या उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे आप? नहीं, चुनौती किससे है? हाँ, चुनौतियां हैं। कुछ ऐसे फर्जी यूनियन एसोसिएशन वाले भी हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। वो कहीं अस्तित्व में, फ्रेम में, तस्वीर में है ही नहीं, फिर भी उनको मौका लग रहा है कि इस कोरोना काल में चलो एक यूनियन खोल के बैठ जाते हैं, 2, 4, 10, 20 लोग जुड़ जाएंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, इसी बहाने कुछ महिलाएं दोस्त बन जाएंगी। कुछ ऐसे फर्जी लोग भी हैं कि सन 72 में राजेश खन्ना के साथ, राजेंद्र कुमार के साथ फ़ोटो खिंचवा लिया है, उसको ऑफिस में लगा के बैठे हुए कि हम भी उनसे जुड़े थे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े। तो ऐसे लोगों से चुनौती नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर मैं जेन्युइन हूँ, मैं सही हूँ, मैं सदपथ पे हूँ, मेरी नीयत नेक है और मैं सचमुच
मानव कल्याण, लोक कल्याण, राज्य कल्याण और रोज़गार की बात कर रहा हूँ, लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहा हूँ, तो मेरी चुनौती फिर किसी से नहीं है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि जुड़ें या ना जुड़ें, और मैं भी मेंटली प्रिपेयर होकर के आया हूँ कि हाँ, शुरुआत में सफलता नहीं मिलती है कई बार, लेकिन हमें डटे रहना पड़ता है, टिके रहना पड़ता है, और जब हम टिके रहेंगे तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता है। जैसे जब मैं CAA के समर्थन में मुंबई से दिल्ली बाइक यात्रा पर निकल रहा था, 24 दिसंबर का दिन था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी पूरे भारत में, उत्तर भारत में, खासकर जयपुर और दिल्ली में तो 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो रात को जब मैंने ये मैसेज किया कि मैं सुबह दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ CAA के समर्थन में, क्या आप लोग चलेंगे? तो भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, भैया मैं आपके साथ हूँ, बहुत बढ़िया, धीरज, सुबह मिलते हैं। और जब मैं सुबह पहुँचा वहाँ निकलने के लिए, जो स्थान हमने तय किया था निकलने का, वहाँ पता चला मैं अकेला ही हूँ। तो वहाँ लोगों ने मुझे मूर्ख नहीं बनाया, उल्लू नहीं बनाया मुझे। एक्चुअली मैं अकेला था और उनको लगा पता नहीं मुंबई से दिल्ली बाइक से, वो भी इतनी ठंड में, मजाक कर रहा होगा। और स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, बी फियरलेस, बी कॉन्फिडेंट एंड बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। जो आपने कहा उस पर अटल रहो। तो जब मैंने कह दिया है कि मैं उत्तर भारत के कम से कम 10-11 शहरों को मुंबई बना के रहूँगा, तो मैं बना के रहूँगा। तो बस यही है। तो लेकिन हाँ, जब मैं निकल गया, फिर मुंबई से निकला, निकलने के बाद जब मैं दिल्ली पहुँचा, तो मुंबई से निकलते समय अकेला था, दिल्ली पहुँचते पहुँचते कम से कम 20,000 बाइक सवार मेरे पीछे थे। तो यूनियन मैंने अकेले खड़ा किया और अब कम से कम 738 लोग मेरे यूनियन में पिछले 12 दिनों में जुड़े हैं। तो रेशियो जोड़ने का बड़ा तेज़ है और उम्मीद करते हैं कि साल के अंत तक 25,000 का एक संख्या बल हमारे यूनियन के साथ होगा और हम अपने अधिकारों की मांग कर पाएंगे। आपके बोलने का स्वभाव, आपका अग्रेशन, आपकी जो भाषा शैली है, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की याद दिलाती है। नहीं, आपने तुलना, मतलब आसमान और ज़मीन, पता नहीं, मैं उस तुलनात्मक विश्लेषण में फिट नहीं होता हूँ। मैं लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी, वो इंसान रूप में महामानव थे। और हाँ, ये सत्य है कि उनका निधन भी 8 अक्टूबर 79 को हुआ और मेरा जन्म ठीक 2 महीने पहले 7 अगस्त 79 को हुआ। तो उनके निधन के 2 महीने पहले ही मेरा आगमन हो चुका था। तो 20-22 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, मुझे एक्टर बनना है कि क्रिकेटर बनना है कि डॉक्टर बनना है, मुझे बनना क्या है मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं उनसे प्रेरित हूँ और मुझे लगता है कि आप ठान लें कुछ भी, आप निश्चय कर लें, निर्णय कर लें और अपनी समस्त शक्तियों को संचित करके उस एक प्रयोजन, एक निश्चय में झोंक दें, तो निश्चित आपको सफलता मिलती है। तो अब ये निजी सुख, निजी स्वार्थ, भौतिक सुख संसाधन, अपना परिवार, ये सब कुछ छोड़ करके मुझे लगता है कि समस्त भारत, समस्त राष्ट्र, पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो इस दुनिया को छोड़ के जाने के पहले मैं कुछ ऐसा क्या कर जाऊं कि जिससे लोग लाभान्वित हो, समाज लाभान्वित हो, हमारा देश लाभान्वित हो। और जब सारे लोग लाभान्वित होंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख करके मैं स्वयं आत्ममुग्ध हो जाऊंगा, उन्हें देख करके खुश हो जाऊंगा मैं। समाज कल्याण और सिनेमा जगत को बढ़ावा देने के लिए आपने जिस तरह उत्तर भारत में कदम बढ़ाया है और जिस तरह आप प्रयास कर रहे हैं, यदि ऐसे में किसी राजनीतिक दल द्वारा आपको जो है आमंत्रण मिला, किसी पार्टी ने आपको टिकट के लिए बुलाया, तो क्या करेंगे आप? और सोचा आप? नहीं, देखिए, लोक सेवा ज़रूरी नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ कर के ही लोक सेवा की जाए, या जब मैं कोई विधायक, सांसद, मंत्री बन जाऊं तभी लोक सेवा करूं। एक नागरिक के तौर पर भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो बस उसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ करके मैं स्वतंत्र भाव से लोक सेवा नहीं कर सकता,
अगर मुझे किसी एक मुद्दे पर आवाज़ उठानी है तो हो सकता है कि वो सत्ता पक्ष उस आवाज़ को बर्दाश्त ना करे, वो उनका ही एजेंडा हो, या मैं आवाज़ उठाऊं तो विपक्ष उसकी मुखालफत करने लग जाए, विरोध करने लग जाए। तो मैं क्यों किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करूं कि जहां मेरे विचार स्वतंत्र ना रह पाए। मैं पराधीन नहीं रह सकता, मेरे विचार पराधीन नहीं रह सकते, और वो किसी के द्वारा संचालित नहीं हो सकते कि कोई मुझसे ये कह दे कि आपको ये बोलना है, आप पार्टी के इस एजेंडे के हिसाब से ये बोलें और ये ना बोलें। ये धीरज पंडित का स्वभाव नहीं है। मैं जब रहूँगा, जहाँ रहूँगा, जिस स्थिति में रहूँगा, पराधीन नहीं रहूँगा। अगर गलती से कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर भी ली तो वो मुझे ज़्यादा दिन तक वो मुझे रोक नहीं पाएंगे। वो विचारधारा है, एक विद्रोही विचारधारा है कि जो सही है वो सही है और जो गलत है उसे गलत कहने में, किसी के भी दबाव में, प्रभाव में मैं गलत कहने में नहीं चूकूंगा। ये मेरा स्वभाव है। संक्षेप में अगर धीरज पंडित को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? ये बड़ा ही जटिल प्रश्न आपने पूछा है कि धीरज पंडित मतलब क्या? जी जी जी। एक चिकनी मिट्टी ले लीजिए, उसमें थोड़े से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डालिए। 1%, मतलब 100% के तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। 1% नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डालिए, स्वामी विवेकानंद जी को %.5 डाल दीजिए, रामकृष्ण परमहंस जी को डालिए, भगत सिंह को डालिए कम से कम 10%, चंद्रशेखर आज़ाद को डालिए, मंगल पांडे जी को डालिए, थोड़े महाकवि निराला जी को डालिए, और 0.25% जयप्रकाश नारायण जी को भी डालिए, थोड़ा अमिताभ बच्चन भी डाल दीजिए, और गुरुदत्त डालिए, सत्यजीत रे डालिए, और फिर उस मिट्टी को अच्छे से मत करके एक मूर्ति गढ़ दीजिए। वो धीरज पंडित है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्रयास करूंगा कि मैं अपने देश के और अपने उस फिल्म फ्रेटर्निटी की राह को आसान कर सकूं, अपनी फिल्म बिरादरी के किसी काम आ सकूं, और वो जो लोग जो संपर्क और परिचय के अभाव में प्रकाश में नहीं आ पाते हैं, उन सबको मैं लाइमलाइट में लेकर के आऊं और उन सबको अपनी संस्था से जोड़ूं। उनके पास जो उपकरण है उसके बारे में जानकारी मैं सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और इंडस्ट्री में साझा करूं, और जो जिस हुनर में माहिर है उनके हुनर को मैं सामने लेकर के आऊं, उन सबको आगे लेकर के आऊं। तो मैं घर घर जाऊंगा, होटल जाऊंगा, गाड़ी वालों के पास जाऊंगा, कैमरा वालों के पास जाऊंगा, आर्टिस्टों के पास जाऊंगा, डांसरों के पास जाऊंगा, उन सबसे उनकी डिटेल्स लूँगा, उनका पूरा ब्यौरा लूँगा, यूनियन में उनको मेंबर बनाऊंगा, और टोटल फिल्म सॉल्यूशन, एक मेरी कंपनी भी मैंने खोली है जो इन लोगों को काम देगी। यूनियन, अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि यूनियन में जुड़ने से क्या मुझे काम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यूनियन हमें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ता देने के लिए, एकजुटता के लिए है, ताकि सम विषम परिस्थिति में हम एक दूसरे के साथ एकजुट होकर के खड़े हो सके। न कि आपने 499 रुपए दे करके आपने यूनियन ज्वाइन किया और हम आपको घर से घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं, आइए काम कीजिए, सेट पे खड़े हो जाइए। सुभाष घई और राम गोपाल वर्मा और वो जितने भी बड़े डायरेक्टर हैं, संजय लीला भंसाली, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर ये सोच करके आप यूनियन से जुड़ रहे हैं तो कृपया आप यूनियन से मत जुड़िए, बिल्कुल मत जुड़िए। काम आपको मिलेगा अगर आप मेरे संपर्क में हैं, और जो मेरे संपर्क के मित्र फिल्म बना रहे हैं और आपको मैं जानता हूं, आपके हुनर को मैं जानता हूं, और किसी ने अगर मुझसे पूछा तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगा, लेकिन उस शर्त पे आप अगर जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल मत जुड़िए। ये एक आखिरी संदेश था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भूल गया था तो सोचा अपना कीमती समय हमें दिया। उम्मीद है कि हम इसी तरह फिर किसी न किसी विषय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत। अभी आप देख रहे थे फिल्म अभिनेता धीरज पंडित के साथ हमारे पूर्वांचल की खास बातचीत। अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर किसी और शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारे पूर्वांचल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।